एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th में सिविक्स के चैप्टर सत्ता की साझेदारी, जिस पर प्रीवियस घंटी में हम लोग चर्चा किए थे, वीडियो में चर्चा किए थे, सत्ता की साझेदारी क्या है और उसके अंतर्गत बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक, इन सारी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। जैसा कि प्रीवियस पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि बहुसंख्यकवाद की नीति जो होती है वह समाज और सरकार, देश सबके लिए अहितकर होता है, क्योंकि वह विद्वेष पर आधारित होता है, हितों को मारने पर आधारित होता है। अतः बहुसंख्यकवाद की पॉलिसी नहीं है। तो क्या किया जाए जिससे सत्ता का जो बंटवारा हो, कैसे किया जाए? तो संसार के देशों में भिन्न भिन्न तरह से सत्ता का बंटवारा किया गया है। आज हम देखेंगे कि सत्ता का जो साझेदारी होता है भारतीय संदर्भ में, कि सत्ता के साझेदारी किस रूप में किया गया है, अर्थात सत्ता के साझेदारी के रूप क्या क्या है। उसमें दो रूप प्रचलन में है। एक रूप कहलाता है सत्ता के साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब होता है लंबवत, वर्टिकल। वर्टिकल का माने हुआ कि ऊपर से नीचे की व्यवस्था। अब हम आगे चल करके बोलेंगे, कहेंगे आपको कि ऊपर से नीचे की व्यवस्था क्या होती है। एक, सत्ता का जो बंटवारा है उसका जो रूप है, उसका पहला रूप है ऊर्ध्वाधर अर्थात लंबवत अर्थात वर्टिकल। दूसरा है हॉरिजॉन्टल, जिसे हम क्षैतिज व्यवस्था कहते हैं। इसमें जैसा कि पहले व्यवस्था में हमने देखा कि ऊपर से नीचे की हो सत्ता का बंटवारा होता है, दूसरे में हम लोग देखेंगे कि एक ही रूप में रहते हुए हॉरिजॉन्टल क्षैतिज अवस्था में रहते हुए सत्ता का किस प्रकार से बंटवारा किया गया है। तो पहला हम आते हैं, सत्ता का जो साझेदारी का जो पहला रूप है वह ऊर्ध्वाधर वितरण, लंबवत व्यवस्था। उसमें सबसे ऊपर में रहता है, ये रहती है केंद्र सरकार। यानी भारत में सत्ता के साझेदारी का जो रूप है, बंटवारा है, जैसे क्रियान्वित किया गया है, उसमें सबसे ऊपर में टॉप पर रहती है केंद्र सरकार और उसे संविधान के द्वारा सर्वाधिक अधिकार। आगे चल करके जब हम लोग संघवाद चैप्टर देखेंगे तो देखेंगे केंद्र सरकार, प्रांत सरकार के अधिकारों का बंटवारा किया गया है हमारे यहाँ 3 सूचियों के माध्यम से। तो जो केंद्रीय सूची है उसमें 97 विषय सर्वाधिक केंद्रीय सरकार को प्रदान किया गया है, यानी सबसे अधिक पावर केंद्र सरकार को है। दूसरा है प्रांतीय सरकार। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रांतीय सरकार हैं जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। संविधान में उन्हें 66 विषय दिए गए हैं राज्य सूची के अंतर्गत, अर्थात वह 66 विषय पर कानून बना सकती है। तो हमने देखा कि यहाँ केंद्र सरकार को ज्यादा पावर है और प्रांत सरकार को उससे कम पावर है। तीसरा है स्थानीय स्वशासन, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब आप समझिए यह स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत कौन कौन आता है। आप देखिए, आप देखेंगे अगले चैप्टर में कि बड़े बड़े शहरों में नगर निगम, नगर पालिका होती है। छोटे छोटे शहरों में उसके लिए अलग व्यवस्था होती है और गांव में ग्राम पंचायत होता है। मुखिया जिसे हम कहते हैं, सरपंच जिसे कहते हैं, वो क्या है? वह स्थानीय स्वशासन है, सरकार का एक छोटा सा रूप है। वहां भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो प्रांतीय सरकार के द्वारा होता है या फिर केंद्रीय सरकार के होता है। तो प्रांत, हम ये जो सत्ता का बंटवारा किया गया है लंबवत के रूप में, वह 3 रूप में है। कौन कौन? केंद्र सरकार के रूप में ज्यादा पावर, उससे कम प्रांत सरकार के रूप में कम पावर, और सबसे कम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्थात स्थानीय स्वशासन। अब दूसरा जो पॉइंट है वह है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण
जिसे हम हॉरिजेंटल कहते हैं। अब आप मेरे लाइनिंग को देखिए, यह एक लाइन है, यानी सरकार के जो रूप हैं, सरकार के जो अंग हैं तीन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम सारे लोग जानते हैं कि विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उसे लागू करना, और तीसरा है न्यायपालिका, जिसे जुडिशियरी कहते हैं। वह विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाने में और कार्यपालिका के द्वारा जब विधायिका के द्वारा पास किए गए कानून को जब कार्यपालिका लागू करती है, उसके मार्ग में जो बाधा पहुंचाता है, अर्थात जो रोड़ा अटकाता है, उसको दंडित करने और संविधान की व्याख्या करने के लिए जिस अंग का गठन किया गया है वह है न्यायपालिका। अब आप समझेंगे कि यह विधायिका, कार्यपालिका, सरकार के तीनों ही अंग हैं, तो फिर इसमें सत्ता का बंटवारा किस प्रकार, ये सत्ता की साझेदारी क्यों की गई है, किस प्रकार की गई है। अब देखिए, ऐसे समझिए, इसका दूसरा नाम है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि सरकार के तीनों अंग जो हैं, कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, समानांतर होते हुए अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में रहकर ही कार्य करे, अपने अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन नहीं करे। इसीलिए इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि विधायिका कानून बनाती है और उस कानून को कार्यपालिका लागू करती है। मान लीजिए कार्यपालिका के कोई सदस्य, मंत्रिपरिषद के कोई सदस्य यदि कानून के अनुसार से काम नहीं करता है और अपने निजी हित या किसी दूसरे व्यक्ति के हित की पूर्ति के लिए कोई गलत काम कर देता है, ऐसी परिस्थिति में विधायिका उस पर नियंत्रण करती है। अब नियंत्रण कैसे करती है? तो जब सदन की कार्रवाई होती रहती है तो उसे, जैसे निंदा की प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, बहुत सारे तरीके हैं उसमें, लेकिन सबसे जो बड़ा और वाइटल है वह है अविश्वास का प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के खिलाफ विधायिका यानी संसद, हम केंद्र स्तर पर चर्चा कर रहे हैं कि विधायिका यानी संसद उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देगी तो उस मंत्री को नहीं बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। तो यह है कि कार्यपालिका कोई गलत नहीं कर सकता, उस पर वह चेक करता है, कौन? विधायिका यानी संसद। एक तरीका, विधायिका कानून बनाती है और वह कानून संविधान के अनुरूप है कि नहीं है उसका देखभाल न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका का काम है कि संविधान के अनुसार से कानून का निर्माण हुआ है कि नहीं। यूं तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसका निर्माण सरकार यानी कार्यपालिका और विधायिका मिलकर के करती है, लेकिन कुछ जो मूलभूत बातें हैं, जैसे फंडामेंटल राइट से संबंधित बातें, कोई कानून होगी तो उसको परखने का अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायपालिका जांचेगा कि यह संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं है। तो कार्यपालिका को नियंत्रित करता है विधायिका और विधायिका को नियंत्रित करता है कौन? न्यायपालिका। इसका मतलब हुआ कि न्यायपालिका सबसे बड़ा है, न्यायपालिका जो चाहेगा वही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि न्यायपालिका भी अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता। न्यायपालिका को भी कानून के अधीन रहकर, संविधान के अधीन रहकर के ही काम करना होता है। अब आप इसे उदाहरण के अनुसार से समझो। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी यदि जज अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए संविधान की गलत व्याख्या कर दे या गलत निर्णय दे दे, यदि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो या अन्य गलत कार्यों में लिप्त हो, तो कार्यपालिका उसके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाती है। महाभियोग, और वह संसद क्या है? विधायिका। तो न्यायपालिका के खिलाफ कार्यपालिका और ये विधायिका दोनों मिलकर के यदि अविश्वास का महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दे तो उस जज को इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रकार ये न्यायपालिका भी अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकती
अब हम जानते हैं कि कार्यपालिका यदि गलत करता है तो उसे भी दंडित देने का कार्य न्यायपालिका करती है। जैसा कि हम जानते हैं बहुतेरे मंत्री या भूतपूर्व मंत्री को अदालत ने उनके व्यक्तिगत गलत कार्यों के खिलाफ फैसला दिया है। अब बहुतेरे आदमी जेल में बंद हैं, उसको किसने भेजा? न्यायपालिका ने भेजा। तो कार्यपालिका पर यानी मंत्री परिषद पर भी नियंत्रण स्थापित करता है कौन? न्यायपालिका। इस प्रकार ये तीनों जो हैं एक ही स्तर पर रहते हुए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक स्तर पर रहते हुए एक दूसरे को नियंत्रण करने का काम करते हैं। इसीलिए इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। इस प्रकार यह सत्ता के साझेदारी का रूप समाप्त हुआ। अगले पीरियड में यानी अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री का विषय, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का क्या मकसद है इत्यादि। अगले घंटी में हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।